हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अपने वादे के अनुरूप, जैसा आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था क्वेश्चन सीरीज के दौरान कि सर चैप्टर्स बदलते हैं और उस बीच में हम उन चैप्टर को आपस में कनेक्ट करके कुछ आपको बताते भी रहते थे, तो आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था और मैंने भी वादा किया था कि कभी मौका मिलता है तो आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एक साथ सामने रखकर और आपस में कनेक्ट करके कब कहां से क्या चेंजेस है एक कॉन्सेप्ट आपका बना दे, ताकि किस समय कहां क्या हो रहा है जब आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको काफी आसानी हो जाए। तो आज हम उसी आज क्वेश्चन सीरीज को न करके हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार ब्रीफ करने का प्रयास करेंगे और विश्वास कीजिए कि इसको एक बार सुनने के बाद एक ऐसी समझ आपके अंदर बन जाएगी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे या पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले समय में हम आपको मिडवल और मॉडर्न भी ऐसे ही बता देंगे और ऐसे आपको जानना चाहिए भी, क्योंकि जब तक पूरी सिलेबस को एक साथ दिमाग में नहीं रख रहे हैं और उसको आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक इतिहास थोड़ा बोरिंग लगता है। इतिहास को समझने के लिए जो बार बार होता है ना कि भूल जाता है या अच्छा नहीं लगता है, अधिकांश के लोगों की पसंद होती है कि हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है, याद नहीं होता है, उसका वजह है उसके पढ़ने का अपना एक तरीका है और उस तरीके को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, चैप्टर वाइज या लाइन वाइज अगर रखने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक है भूलना। सभी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट है। तो कैसे कब से क्या कुछ शुरू हुआ और अगर एंशिएंट मिडल मॉडर्न पूरा आप समझ लेंगे तो शुरू से लेकर के 1947 तक की चीजों को आप एक कंटिन्यूटी में एक क्रमागत कर लीजिए, चीजों को समझ पाएंगे और आपस में जोड़ते हुए आगे आप बढ़ते रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज जो आपका क्लास रहेगा, जो सेशन रहेगा, वह पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड रहेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में कब कहां क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस और उस सिलेबस पे समय समय पर कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं उनको एक बार आप संक्षेप में समझ लें तो फिर सब कुछ बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो सीधे आया जाए एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक चार्ट हमने आपके लिए बना दिया है। इसमें आप देखिए, अमूमन पूरा सिलेबस हमने लिख दिया, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री। अगर बस केवल हम कहें तो आप देखिए यहां लिखा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले एक चैप्टर हम और जोड़ सकते हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं और एक क्वेश्चन कभी अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन वो है स्टोन एज या पाषाण काल। तो चूंकि वो कभी कभी वाला है और एक वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, तो हमने उसको छोड़ करके उसके आगे से लेकर और एंशिएंट हिस्ट्री का दायरा जहां तक है लगभग 750 ईस्वी तक आप जान लें। एक छोटा सा आपको पहले बता दें इसके पहले कि देखिए, हिस्ट्री या इतिहास को, देखिए इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या, अगर हिस्ट्री की बात करें और इतिहास की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में? हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं जो कुछ पास्ट में हो चुका है उसी का अध्ययन करते हैं। तो पहली बात तो यही दिमाग में आनी चाहिए कि भाई वो तो बहुत आदिकाल से लेकर और अब तक सब कुछ इतिहास का विषय वस्तु है। तो हम कंडीशन में आ रहे हैं तो हमें कहां से कहां तक सामान्यतः पढ़ना चाहिए। तो जो हमने अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में दिखाया था अभी आपको, तो अगर आप देखें तो इस हिस्ट्री में हम लोग करीब करीब देखा जाए तो 2500 बीसी से अगर हम शुरू करें, इंडस वैली जो पहला चैप्टर लिखा था वहां से लेकर, और अगर हम लोग इंडिपेंडेंट तक की बात करें तो 1947 एडी तक की बात हम लोग करते हैं। मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक की बात। ठीक। तो पहला तो यही क्लियर हो गया कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं, कहां तक खत्म कर रहे हैं। अब यहां देखिए बीसी और एडी आई है बात, तो इसको भी जान लिया जाए बहुत जल्दी में कि बीसी का क्या मतलब हुआ। बीसी का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट, और जो आपका वर्तमान कैलेंडर चल रहा है जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, उस हिसाब से वो आज 2024 चल रहा है। तो बीसी का मतलब जो हमारा वर्तमान कैलेंडर है जो ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है, तो उससे जब पीछे जाते हैं मतलब ईसा पूर्व जिसको हिंदी बोलते हैं या बिफोर क्राइस्ट, तो उसी को हम लोग बीसी बोलते हैं। या सामान्य भाषा में कहें, गणितीय भाषा में कहें
तो एक के बाद जब हम लोग पीछे जाते हैं माइनस आता है, तो वही बीसी जो है माइनस ही है। अगर आज 2024 है तो कभी इस सन की शुरुआत हुई होगी, और एक लाइन यहां खींच दे रहे हैं, जब इसी के हम लोग पीछे जाते हैं तो इसी को हम लोग बीसी बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए हम लोग 2500 बीसी यहां पे हैं, यहां से हम लोग शुरू किए, यहां तक आए, और यहां से लेकर करीब करीब हम लोग 1947 तक की पढ़ाई हम लोग करनी है। इसका मतलब कुछ हिस्सा ये इधर है जो सन 1 से लेकर 1947 तक, लेकिन ये कैलेंडर जिसको हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 2023-24 वर्ष 24 वर्ष ही पुराना हुआ। तो उसके पीछे का जो हमारा इतिहास है उसको कैसे लिखेंगे, उसी को हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आज से 3024 वर्ष पहले कोई एक राजा हुआ, तो क्या लिखेंगे? हम तो जिस कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसको आम बोलचाल में हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, वो तो 2024 बता रहा है, तो हम उसमें पीछे कहीं भी जाएंगे तो 2024 वर्ष तक पीछे जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि 3024 वर्ष पहले कोई राजा हुआ, तो कुछ तो लिखने का तरीका होना चाहिए ना। जैसे टेम्परेचर होता है, हम कहें आज 8 डिग्री टेम्परेचर है और 10 डिग्री टेम्परेचर गिर गया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माइनस में चला गया 2 डिग्री। तो वैसे ही जब हम लोग 2024 यहां दिखाई पड़ रहा है, हम और पीछे अगर जाना चाहें तो अगर 3024 वर्ष की बात करें, इसका मतलब यहां से भी 1000 वर्ष पीछे हमको और जाना है। तो हम कहें आज से करीब 3024 वर्ष पहले फला कोई राजा हुआ या कोई घटना हुई, तो हम कहेंगे 1000 ईसा पूर्व कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि 2024 वर्ष ये, और इसके पीछे भी 1000 वर्ष और, तो 3000, यही है बीसी। तो जब भी आप इस जगह से जब पीछे जाए तो वह ईसा पूर्व है, और इस जगह से जब आगे जाए तो वह ईस्वी है, एक समान है। तो हम लोग पीछे कहां तक जा रहे हैं अभी पढ़ने के हिसाब से? वर्तमान में 2500 ईसा पूर्व तक जा रहे हैं हम लोग अभी। इसका मतलब कि हमें जो पढ़ना है वो 2500 बीसी से लेकर यहां तक पहुंचेंगे तो 2500 वर्ष तो ये हो गया, और करीब करीब अगर 1947 हम लोग बोल रहे हैं, इसको राउंड कर दें 2000, तो मोटे तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि करीब 4500 वर्ष का ये हमको इतिहास पढ़ना है मोटे तौर पर, और इसको हम 2000 कर दें। ठीक है, तो ये एक तो सामान्य बात होगी। पहले इतिहास मतलब पास्ट का अध्ययन, हमारे सिलेबस में हमारे कंपटीशन के हिसाब से कहा तो मोटे तौर पर 2500 बीसी से लेकर 1947, और बीसी और एडी को अगर हम समझ गए तो आसानी हो गई। अब कभी कभी यहां से क्वेश्चन है, हम हल्का सा, हालांकि मेरा फोकस अभी एंशिएंट पर ही रहेगा, हल्का सा बता दे रहे हैं। जैसे कई कैलेंडर है, बीसी और एडी से क्वेश्चन बार बार आता है। कई कैलेंडर है, विक्रम संवत 57 बीसी, शक संवत 78 एडी, उसके बाद गुप्त संवत मान लीजिए 319 ईस्वी, वल्लभी संवत भी उसी समय मान लीजिए, हर्ष संवत 606 ईस्वी मान लीजिए, हिजरी संवत 622 मान लीजिए। ऐसे ढेर सारे कैलेंडर हैं जो किसी न किसी घटना विशेष से जुड़े हुए हैं। कभी किसी राजा का राज्याभिषेक प्रोनेशन, या कभी कोई युद्ध में विजय, किसी न किसी मेमोरी पर वो कैलेंडर उन शासकों के समय में उनके द्वारा शुरू किए गए। ठीक, तो वहां से एक तो क्वेश्चन यही हो गया, जितना हमने कैलेंडर के नाम लिए, इससे थोड़ा और भी कुछ और है। इलाही संवत भी आगे है मेडवल हिस्ट्री में, अकबर द्वारा चलाया गया 1583। तो ऐसे ढेर सारे कैलेंडर हैं। अब कभी कभी इस एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर एक क्वेश्चन आ जाता है। एक एग्जांपल हम करा दें जो प्रायः आता है, और हम वहां से हटेंगे क्योंकि वो एक अलग विषय वस्तु हो जाएगी। जैसे हमने कहा विक्रम संवत, तो ये आपका हो गया 57 बीसी, ये बीसी में है। और हम शक संवत कहें, ये हो गया 78 एडी। अब एक क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का गैप है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो वो कुछ भी बोल देगा विक्रम संवत और गुप्त संवत में, या शक संवत और गुप्त संवत में, तो कोई समस्या नहीं आनी है, एक को इसी को समझ लिया जाए। तो आप अगर मैथमेटिकली समझे, बहुत आसान लगेगा, रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप समझे, अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो वो कहां होगा? वो कहीं यहां होगा, ईसा पूर्व में है 57। और हम शक संवत की बात करें तो वो कहां होगा? वो कहीं यहां होगा 78 एडी। तो अगर आप इसमें मैथमेटिकली भी देखें तो देखिए यहां से यहां तक का गैप कैसे मालूम चलेगा? 57 ईयर्स यहां पर है और 78 यहां पर है, मतलब इस दोनों के बीच का गैप या कितने अंतराल है वो दोनों को जोड़कर निकलेगा। बहुत क्लियर है बिल्कुल। एक इधर है और एक इधर है,
इसका मतलब हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 135 वर्ष। यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बट हमने पहले भी कहा आपसे, कोई एक क्वेश्चन आया हुआ है और वही आए इस ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन ने बताया कि इन जगह पर ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। अब मान लीजिए कि उसने पूछ दिया कि विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच में, तो गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319 एडी। इसी वर्ष वल्लभी संवत भी है, इसलिए कहते हैं गुप्त संवत का समकालीन है वल्लभी संवत 319 ईस्वी में। ठीक, 319 में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ था, जैसे 606 में हर्ष संवत, हर्ष का राज्यारोहण हुआ था। तो अब हम कहें कि विक्रम संवत और गुप्त संवत, तो खैर बहुत आसान है क्योंकि वही पैटर्न हो गया। विक्रम संवत यहां है, गुप्त कहीं यहां होगा, मान लीजिए 319 में, तो फिर वही बात हो गई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब 57 और 319 जोड़ देंगे वो आ जाएगा। ये तो एक पैटर्न हो गया उसी पर। अब मान लीजिए हम एक और नया एग्जांपल दे दें आपको, हम कह दें शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है। ठीक, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रटे हैं तो फिर वही काम करेंगे, आप 78 और 319 जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए शक संवत कहां है, यहां है, और गुप्त संवत कहां है, यहां है। इसका मतलब यही गैप चाहिए ना। इट मींस क्या हुआ, अगर हमको शक और गुप्त का निकालना है तो हम 319 में से क्या करेंगे, 78 घटाएंगे और आपका आ जाएगा 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 7 गया 4, 241 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब कि साफ दिख रहा है कि अगर 319 यहां है और 78 ईस्वी यहां है तो दोनों एडी में है, इट मींस कि हमको यही गैप चाहिए। और जब कोई ऐसा संवत जिसमें एक बीसी में है दूसरा एडी में है तो हमको यहां से लेकर दोनों मिलाकर गैप चाहिए। तो क्लियर है बिल्कुल। और इसको अगर कोई कंक्लूजन के रूप में लिखना चाहें तो बहुत आसान है कि कोई भी दो कैलेंडर का गैप अगर दोनों एक ही दिशा में है तो घटेगा, जैसा अभी आपने घटा दिया, क्योंकि एक ही दिशा में है तो निश्चित तौर पर घटेगा। और दोनों अलग अलग दिशा में है, एक बीसी में है और एक एडी में है, तो जुड़ेगा क्योंकि दो दिशा में हो गए। तो बहुत आसान है, कुछ भी पूछ दे कोई समस्या नहीं है। जितने कैलेंडर हैं किसी का कोई गैप पूछ दे तो खैर अभी हम लोग इस विषय पर नहीं आना था, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ बीसी और एडी आ गया इसलिए हमको लगा कि बता देना चाहिए। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पे ही इसको हटा दिया जाए तो मोटे तौर पर हमने आपको ये बताया कि ये आपका ये क्या हो गया, हमने आपको कि ये बता दिया हमने कि ये मोटे तौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में, हम लोग जान गए। अब हमने कहा पास्ट का अध्ययन करते हैं, तो पास्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो किस विषय पर पढ़ते हैं? तो आम तौर पर हम लोग बोलते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के वो 4 स्तंभ जिनके अंतर्गत हमको सभी चीजों को पढ़ना होता है। तो वो क्या क्या चीजें हो गई, अगर हम लोग आ जाए इसमें तो इसका मतलब इसमें वो 4 चीजें हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और धार्मिक इतिहास। हम लोग इसी पर बेस होते हैं। अमूमन किसी भी दौर में हम कहें 2500 से 1500 बीसी के दौर में इतिहास क्या था, तो हम लोग इतिहास के अंतर्गत अर्थात उस दौर का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन और जिसमें कि लगभग सभी चीजें आ जाती है, कला और संस्कृति को जोड़ लिया जाए, तो मोटे तौर पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पहली बात क्या हुई, इतिहास पास्ट का अध्ययन किसी एग्जाम के हिसाब से, तो यहां से लेकर यहां क्या पढ़ना है, तो इस हेडिंग के तहत इन चीजों को पढ़ना है। अब मुद्दा आया कि इनको पढ़ने के लिए कैसे, सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो 2 तरह के हैं। अब उनमें क्या क्या होगा वो तो भी यहां नहीं, उस चैप्टर की बात हो जाएगी। केवल हम इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन उसको बता दें आपको हम। एक हो गया आपको पुरातात्विक साक्ष्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा हो गया साहित्यिक। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक। ठीक, अब इसी सोर्सेस के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। हम आपको यही बताने के लिए यहां हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो तो एक विषय वस्तु हो गया कि पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, आपके मृदभांड हो गए, इस तरह की जो चीजें होंगी वो सब आ जाएंगी। और साहित्यिक साक्ष्य में उस समय लिखे गए, चाहे धार्मिक या लौकिक साहित्य, धार्मिक में भी अलग अलग तरह के ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण,
तो सब तो मान लीजिए पढ़ने की बात आ गई, लेकिन फिलहाल पुरातात्विक मतलब उस समय के पुरातत्व संबंधी, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे स्मारक हो, इस तरह की जो चीजें हैं वो जो मिली हुई हमें उस समय के, उनको आधार बनाकर, और एक साहित्यिक। अब इनके आधार पर अर्थात सोर्सेस के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम लोगों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांटा है। और वो क्या क्या है? पहले को उन्होंने कहा प्राक इतिहास, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरे को उन्होंने कहा आद्य इतिहास, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरे को उन्होंने कहा इतिहास केवल या ऐतिहासिक, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सामान्यतः, जो लोग आप लोग जान रहे होंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वो भी बताते हैं अभी आपको हम, लेकिन अभी सोर्सेस ये आपको ध्यान रखना है। इतिहास जानने की जो हमारे पास 2 तरह के साधन हैं, उनके आधार पर अगर डिवीजन किया जाए तो इतिहास 3 भाग में है। और वो कैसे है? उन्होंने कहा कि जिस टाइम फेज के अध्ययन करने के लिए हमारे पास सोर्स के रूप में केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, केवल यही, तो हम उसको कहेंगे प्राक इतिहास। जैसे हमारा, हमने कहा पाषाण काल, इसके पहले, सिंधु सभ्यता से पहले है, जैसे हमने कहा पाषाण काल। क्यों नहीं है? दूसरा साहित्यिक नहीं है क्योंकि उस दौर में लेखन का ज्ञान ही नहीं था। ऐसा नहीं कि था, हम लोग को मिला नहीं है, लेखन का ज्ञान ही नहीं था। तो ऐसा दौर, और वो दौर है स्टोन एज, जब मेरे पास साक्ष्य के रूप में उस दौर के अध्ययन करने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, तो इस दौर को हम लोग किसमें डाल देते हैं? स्टोन एज, प्री हिस्ट्री में या प्राक इतिहास में। दूसरा है प्रोस्टो हिस्ट्री। इसमें क्या है? हमारे पास पुरातात्विक भी है लेकिन साहित्यिक भी है, लेकिन एक अंतर है यहां पे, है तो दोनों, बट हम लोग इस्तेमाल केवल किसका कर पा रहे हैं? हम लोग पुरातात्विक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग पढ़ ही नहीं सके। और इसके तहत यही क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसके तहत आपका आता है सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला ही चैप्टर जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में हमने चार्ट में दिया था। उसके पहले स्टोन एज है जो हम चार्ट में नहीं बताएंगे, लेकिन सिंधु सभ्यता से लेकर के और 750 तक चीजों को आपको क्लियर करेंगे आज, समझा करके, बिल्कुल आपस में, केवल चैप्टर नहीं, आपस में कनेक्ट करके। तो ऐसी स्थिति में सिंधु सभ्यता आपका आएगा इसमें, किसमें? आदि इतिहास में। यही क्वेश्चन ज्यादातर आया है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक, या इनमें से कोई नहीं, तो आदि इतिहास में है। क्यों है ये जानना जरूरी है, अगर ये नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और तीसरे में है वह दौर जब मेरे पास पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है, मतलब पुरातात्विक भी है, देखिए ऊपर भी था वो, पुरातात्विक भी है प्लस साहित्यिक भी है, लेकिन ऊपर वाले से फर्क क्या है? यहां पे हम इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आसान हो गया। पहला केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, दूसरा है ही नहीं। दूसरा है तो दोनों, लेकिन हम इस्तेमाल केवल इसी को कर पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सिंधु लिपि जो मिली हम लोग को, चित्रात्मक लिपि, जिसको ब्रुस्टो फेदर शैली में लिखा गया है, उसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। हालांकि एक विद्वान है जिनका नाम है आई महादेवन, उन्होंने ये क्लेम, दावा जरूर किया है, लेकिन अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो अभी फिलहाल है, सब कुछ साहित्यिक लिखी हुई सामग्री मिली है, बट हम लोग उसको समझ नहीं पाए हैं, तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इस जानना जरूरी है, दोनों फर्क यही है, दोनों में, यहां पर भी दोनों चीजें, यहां पर भी दोनों चीजें, फर्क केवल एक ही है, इसका इस्तेमाल यहां हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा है, और यहां पे दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। कल के डेट में अगर हम सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ ले, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां आ जाएगा? ऐतिहासिक युग में आ जाएगा, जो अभी यहां पर बैठा हुआ है। क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है? अगर हम उसका भी इस्तेमाल कर ले तो यहां रहेगा ही नहीं, रहेगा। तो ये जान, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, कि अगर सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाए तो वह किस दौर में जानी जाएगी, यही ऑप्शन दे दिया। तो है तो सब कुछ वही, लेकिन आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे फिर। तो ये एक बेसिक बात हो गई कि सोर्सेस के आधार पर, ठीक है। लेकिन एक चीज और है आपको, अब मान लीजिए हम इतिहास को एक तरीके से और बांटे, मान लीजिए क्या,
एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में उसको बस ऐसे ही जान जाइए कि हम लोग ने कहा कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, किसी दौर का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन। ठीक है। अब ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में निश्चित तौर पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ेगा इनमें बदलाव होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आएगा जब इन चीजों में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा, और जब जब ये बड़े स्तर पर बदलाव हुआ तो इतिहासकारों ने उसको एक अलग सेक्शन दे दिया, वही है एंशिएंट के बाद मिडिवल और मिडिवल के बाद मॉडर्न। जब 700 ईस्वी के आसपास में या उसके बाद से जब भारत पर मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू होगा और फाइनली भारत पर मुस्लिम शासक आ जाएंगे, भारत की केंद्रीय शक्ति बन जाएंगे, तो वहां से हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इतिहासकारों ने उस पूरे दौर को, जो मुस्लिम एरा रहेगा, उसको डाल दिया मिडिवल हिस्ट्री में। सेम वही बात मॉडर्न हिस्ट्री में है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी और उसके बाद फिर एक नया ट्रांजिशन फेज आएगा और बहुत जल्दी ही भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद क्राउन का शासन हो जाएगा, तो वही पूरा दौर फिर नया एक बड़ा बदलाव हुआ, तो इतिहासकार उसको मॉडर्न हिस्ट्री में डाल दिया। इसका मतलब कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का जो डिवीजन किया गया है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में होने वाले बड़े बदलावों को ध्यान में रखकर, और जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री किया गया है, मतलब प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, वो किस आधार पर किया गया है? वो किया गया सोर्सेस के आधार पर, कि हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है कि साहित्यिक साक्ष्य है कि दोनों है, हम किसका यूज कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं, वो उस आधार पर। तो फिलहाल आप ये जान गए इतिहास को दो तरीके से, एक प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास सोर्सेस के आधार पर, और एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के आधार पर, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आज हम लोग सीधे सीधे आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्तोत्तर काल तक कब कहां क्या हो रहा है, कैसे उसका क्या नाम पड़ा। तो कम से कम आप कभी भी कोई बात हो, हम कहें शक, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो किस फेज की बात हो रही है, वो मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। अब अगर ऐसी कोई बात आई कि हाँ शकों का नाम आ गया, मान लीजिए कुशवाहा का नाम आ गया, तो कम से कम आप जान रहे हो कि वो किस टाइम फेज की बात हो रही है, क्या हुआ था वहां पे, क्यों शक आ गए थे, बाहरी लोग हैं, क्या उस दौर में ऐसी क्या दिक्कत थी कि बाहरी लोगों का भारत में जमावड़ा हो गया था। तो इन सबको जरूर कनेक्ट किया जाए। तो हम लोग अगर आ जाए सीधे सीधे मुद्दे पर, तो देखा जाए तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक चार्ट है। इसमें देखिए सिंधु सभ्यता से लेकर, मतलब 2500 बीसी से लेकर, और आपको हमने देखिए यहाँ पर 750 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल तक, यहाँ पर हमने मोटे तौर पर एक चार्ट बना दिया है। इसको आपको अभी तो समझना ही है, बार बार देखना है, बार बार सुनना है, बल्कि इसको देख करके एक चार्ट बनाकर जहां पढ़ाई करते हैं वहां सामने लगा दीजिए। ऐसे ही मिडिवल में बता देंगे, वैसे ही मॉडर्न बता देंगे। तो एक कहानी विदाउट फैक्ट, फैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक कहानी दिमाग में आ जाएगी कि एंशिएंट हिस्ट्री में कब कहां क्या हो रहा था। देखिए इसमें पहला चैप्टर है, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हम सभी के बारे में बहुत संक्षेप में जो जरूरी बातें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आज से करीब करीब 4500 वर्ष पहले, और हमें लगता है कि अभी हमने आपको जब एडी और बीसी बताया तो आप इस बात को समझ पाने में बिल्कुल सक्षम हो गए होंगे। आज से करीब 4500 वर्ष का मतलब 2500 बीसी, देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब 2500 वर्ष ईसवी सन से पहले, ईसा पूर्व वाला, और आज से हम बोल रहे हैं तो मोटे तौर पर अगर हम 2000 कर ले तो करीब 4500 वर्ष हो गया। 2000 वर्ष ईसवी सन वाला और उधर 2500 वर्ष। तो आज से हम पीछे जाएं तो करीब करीब 4500 वर्ष पहले की बात है। और उसको अगर हम बोलना चाहें नोटेशन के रूप में तो वो 2500 बीसी हुआ। बीसी और एडी में कैसे बोलेंगे तो वो सामने आ गया। तो आज से करीब 4500 वर्ष पहले एक सभ्यता थी जिसको इतिहासकारों ने नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्यों सिंधु सभ्यता नाम पड़ा? एक्चुअली में क्या हुआ कि 1856 के आसपास में जब अंग्रेजों का शासन था और कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो पहली बार उसी समय में कुछ जब खुदाई उदाई हो रही थी तो ऐसा समझ में आया, खुदाई से ऐसी चीजें मिली कि लगता है यहाँ पे कोई सभ्यता, कोई जीवन पहले रहा होगा। हालांकि उस समय बहुत उस पर ध्यान नहीं गया और विधिवत कार्य तो 1920 के बाद, जब 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो। तो जब 1921 में हड़प्पा में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, 22 में रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल उसमें एएसआई के चीफ हुआ करते थे, तो कार्य शुरू हुआ इस क्षेत्र में और देखा गया कि सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास पे एक सिविलाइजेशन
जरूर रहा होगा। और अध्ययन के पश्चात उसका टाइम समझ में आया कि वो करीब 2500 बीसी के आसपास में आ रहा। शुरुआती तौर पे जो स्थान, जो साइट्स मिले वो सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे उसका विस्तार आगे हुआ तो उसका विस्तार भारत में, और वो भी पश्चिम उत्तर क्षेत्र में नहीं या पश्चिमी क्षेत्र में नहीं, बल्कि यूपी तक, पूर्वी सीमा, यूपी में आलमगीरपुर, उधर जम्मू कश्मीर उत्तर में मांडा, उधर दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, तो इतना दूर तक ऐसे ऐसे विस्तार जिनका सिंधु नदी से कहीं कोई तालमेल नहीं बन रहा। तो इसको एक और नाम दिया गया, उसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इसकी खासियत क्या थी? सबसे बड़ी खासियत देखा जाए तो ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, मतलब कांसे से लोग परिचित थे। हमने पहले क्वेश्चन लगवाते समय बताया था आपको कि इसके बाद लोहे की खोज होगी करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता कह लीजिए। इसके पहले कोई नगरीय सभ्यता नहीं है। करीब करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली है सभ्यता। इसमें 6 महानगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिरदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बड़ावली का भी नाम है। ठीक है, आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों तक फैली हुई थी। ट्रायंगुलर शेप में थी। 2 जुड़वा राजधानी जिनको बोलते हैं, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। करीब करीब 1000 वर्ष तक इस सभ्यता का रहा। तो आप ये जान गए कि किस क्षेत्र में थी, कितने समय तक थी, और 1000 वर्ष बीतते बीतते इस सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया। बहुत से कारण इतिहासकारों ने बताए हैं, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी आक्रमण, भूतात्विक परिवर्तन, ऐसे बहुत से कारण आए हैं। अब वो विषय वस्तु वहां के पढ़ने का है, क्योंकि हम लोग बस हल्का सा यहां से वहां तक ब्रीफ करना है सिलेबस को, तो हम लोग अंदर न जाए। फिलहाल बस यही चीज कि 4500 वर्ष पहले, करीब 1000 वर्ष तक सभ्य रूप में जो दिखाई पड़ी सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, 1500 ईसा पूर्व तक आते आते उस सभ्यता का अंत हो गया। अभी भी कोई एक मत नहीं है, भले ही ज्यादातर लोग बाढ़ को बताते हो, बट यही समझ में आता है कि शायद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे। सबसे खास बात लेकर चलना हम लोग को कि नगरीय सभ्यता थी। अब समझने के दृष्टिकोण से आपसे हम ये कहेंगे कि इस चैप्टर को यहां के बाद यहीं पे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप यूं समझिए कि हम लोग शुरू ही कर रहे हैं वैदिक युग से। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारत का एक क्रमबद्ध जो इतिहास शुरू होता है वो वैदिक युग से ही समझ में आता है, और तब से लेकर फिर आज तक कहीं कोई क्रमबद्धता में कहीं कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, एक कंटिन्यूटी दिखाई पड़ेगी आपको। तो अगर उसको हम वहीं छोड़ जाएं, अब समझ लीजिए कि हम लोग वैदिक युग यहीं से शुरू किया जाए, तो आज से करीब करीब 3500 वर्ष पहले, अब बिल्कुल क्लियर होगा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1500 बीसी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो 1500 बीसी का मतलब वही 1500 और 2000 इधर, 3500 वर्ष पहले एक सभ्यता, जिसको हम लोग वैदिक युग या वैदिक सभ्यता नाम दे रहे हैं। क्यों वैदिक युग कह रहे हैं? क्योंकि इस 900 वर्ष की जानकारी का जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं, उस सोच के आधार पर इसको नाम दे दिया गया वैदिक सभ्यता। लेकिन इस 900 वर्ष में इतिहास में जो हम लोग पढ़ते हैं, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वो एक जैसा नहीं था, बदलाव हो गए। इसलिए इसको 2 भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। पहले 500 वर्ष का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद का जो है वो उत्तर वैदिक काल, 400 वर्ष। अब यही से आपको समझना है वो 4 चीजें कैसे आगे बढ़ी। इसको देखा जाए, यहां पे हमने आपसे कहा 4 चीजें हैं, वो कौन कौन है? नंबर 1 राजनैतिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 सामाजिक और धार्मिक। तो वैदिक युग जो नाम पड़ा वैदिक साहित्य की वजह से, जिसके जन्मदाता आर्य थे, और इन्होंने 1500 ईसा पूर्व के आसपास में सब सैंदो क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पश्चिमी भाग है, उस बेल्ट में उन्होंने एक जीवन की शुरुआत की शून्य से। हालांकि आर्य कौन है, कहां से आया था, फिर एक अलग मैटर हो जाएगा, बट हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ यही समझने पर ध्यान देना है। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में सब सैंदो क्षेत्र, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक भाग की ओर है, उन 7 नदियों के क्षेत्र में आर्यों ने जीवन की एक शुरुआत की, जो आज से बढ़ते बढ़ते
आज 2024 तक हम हैं, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, आपको पूरी कंटिन्यूटी दिखाई पड़ेगी और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अब जब उन्होंने जीवन शुरू किया, तो अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें यहां पर, तो वो कबीलों में रहते थे, जिसको क्या कहते थे, जन कहते थे। जन मतलब कबीला। और खाना बदोश थे, मतलब नोमैडिक। आर्थिक जीवन में अभी हम दो कुछ बता रहे हैं आपको। आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से ये पशुपालन करते थे। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कृषि नहीं के बराबर था, बहुत प्रारंभिक स्थिति में था, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए समझने वाला ये जगह है क्या, कि चूंकि वो केवल पशुपालन करते थे, कृषि नहीं के बराबर था, और जब कृषि नहीं था तो भूमि के महत्व से वो परिचित नहीं थे, या भूमि से उनका कोई बहुत अटैचमेंट नहीं था, इसीलिए वो खाना बदोश थे। आप समझने पर ध्यान देना है, और बहुत से डेप्थ वाले क्वेश्चन आप यहां सॉल्व कर जाएंगे, इवन यूपीएससी तक के, कि चूंकि उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि नहीं के बराबर था, इसलिए भूमि से कोई अटैचमेंट नहीं था, इसलिए वो कबीले में रहते थे और खाना बदोश मतलब घुमक्कड़ हुआ करते थे। अगर भूमि से अटैचमेंट होता तो एक क्षेत्र को रुकते, वहां पे अस्थायी रूप से रहते और कहते वो मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो पहले 500 वर्ष में आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से पशुपालन, और जिसकी वजह से वो राजनीतिक जीवन देखा जाए तो एक कबीले में होते थे, कबीले का एक मुखिया होता था, और वो अपने कुछ नियम कानून के हिसाब से अपने कुछ अधिकारियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से प्रशासन चलाता था। आज यहाँ कल वहां, कल वहां, ऐसे वो कुछ कुछ समयांतराल पर इधर उधर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे अपने पशुओं के साथ। जैसे ही 500 वर्ष व्यतीत हुआ लगभग, तो जो आर्य हमने कहा अभी कि वो सब संधव प्रदेश में रहते थे, वहां से उनका पूर्व की ओर विस्तार शुरू हुआ। इस विस्तार का उल्लेख दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, जो आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर वो उस विषय की बात होगी। तो फिलहाल उनका पूर्व की ओर विस्तार हुआ, और धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तरी बिहार तक पहुंच गए, और लगभग अपने पुराने क्षेत्र से लगभग अपने आप को कट भी कर दिया। तो आर्य पूर्व की ओर बढ़े, एक पहली बात हुई। दूसरी बात हुई इस दौर में कि लोहे की खोज हुई। 1000 ईसा पूर्व के आसपास में यूपी में ही एटा जिले में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहां से लोहे का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ। इसका मतलब तभी से लोहे को जानकारी हो गए, इसलिए वह दौर लौह युग कहा जाएगा। कभी भी इधर आ जाए कि किस धातु से परिचित नहीं है तो वो है लोहा, यहां भी परिचित नहीं है, यहां भी परिचित नहीं, पीछे भी नहीं। तो आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, लोहे की खोज, और इसी के साथ साथ ये जो इनका जीवन था आर्थिक जीवन, उसमें कृषि आ गया। और जब कृषि आ गया तो भूमि का महत्व बढ़ेगा। तो जो अभी हमने कहा कि पूरे भारतीय क्षेत्र में फैल गए हैं पूरे कबीले, उन्होंने अब किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया, क्योंकि उनको भूमि चाहिए कृषि करने के लिए। तो जो जन जिस क्षेत्र में अपने आप को रोक लिया या रुक गया, वही क्या कहलाया, वही जनपद कहलाया। जन से किसका निर्माण हो गया, जनपद का। यहाँ पे खाना बदोश थे, कबीले में रहते थे, जिसको जन कहते थे, यहाँ स्टेबल हो गए, इसलिए जो जन जिस क्षेत्र में रुक गया वही उसका जनपद कहलाया। इसका मतलब ढेर सारे जनपद इस दौर में बन चुके होंगे, और आर्यों का जीवन स्टेबल अस्थायी हो गया होगा, भूमि का महत्व बढ़ गया, कृषि आ गई। ये सब उसके पीछे के कारण थे। लोहे की खोज ने उसमें और चमत्कारिक कार्य किया आगे चल करके। ठीक, तो ये बात यहाँ क्लियर है कि यहां से यहां और यहां से यहां आने पर जो मेन है वो पशुपालन से कृषि की ओर बढ़ना, आर्यों का स्टेबल होना, भूमि के महत्व को बढ़ाना। अब यहाँ पे अगर छोटी मोटी बातों को कंक्लूजन के रूप में समझा जाए तो जैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी आया हुआ, जैसे यहाँ पे हम कहें कि यहाँ का जो मुखिया था वो अपने कबीले का मुखिया था, वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं था। जैसा हमने अभी आपसे बताया कि अभी क्षेत्र की कोई अवधारणा ही नहीं थी, वो लोग तो खाना बदोश है, ये भूमि मेरी है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो इस दौर में जब भी कोई लाइन आ जाए ऐसी कि ऋग्वैदिक राजा किसी क्षेत्र का राजा था, तो ये गलत लाइन हो गई। यहाँ पे है एक क्षेत्र का राजा जिसको हम लोग जनपद बोल रहे हैं, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, जनपद मतलब एक क्षेत्र, जन से बना इसलिए उसको जनपद बोला गया। तो यहाँ राजा एक क्षेत्र का राजा है, लेकिन यहाँ राजा अपने कबीले का मुखिया मात्र है, इसलिए यहाँ क्षेत्र की कोई बात ही नहीं है।
हम कभी आपसे ये कहें कि ऋग्वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, तो आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा है यहां कृषि नहीं के बराबर है, तो भू राजस्व कहां से आ जाएगा? तो अपने आप गलत हो गया। ये समझ आपको यहां से लेकर चलना है। अभी इन दो को हमने शुरू किया, सब संतोष प्रदेश में थे, विस्तार हुआ पूरब की ओर, उत्तरी बिहार तक आ गए। यहां पहले जन्म कबीले में रहते थे, जनपद का निर्माण हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां से पशुपालन की जगह पे कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो गया। अब और आगे ये आपका वैदिक हो गया, मतलब 900 वर्ष निकल गया। यहां पर युद्ध क्यों होते थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो ऋग्वैदिक काल में जनों के बीच में जो युद्ध होते थे, साफ दिख रहा है वो पशुओं के लिए होते होंगे, भूमि के लिए थोड़ी ना होंगे। कहां उनको भूमि से बहुत लगाव था, तो खुद ही खाना बदोश थे, नोमैडिक थे। लेकिन यहां युद्ध क्यों होगा? यहां युद्ध भूमि के लिए होगा। तो ये छोटी छोटी वो बात है जो इसके समझने से कंक्लूजन के तौर पे आती है, और वही एग्जाम में आपको डेप्थ में जाके पूछेगा अंदर। तो समझ बहुत जरूरी है पहले। अब आप यहां आए, अब ढेर सारे जनपद बन गए, भूमि के लिए लड़ाई होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर हर जनपद चाहेगा कि अब मेरा विस्तार हो, हर जनपद का जो शासक होगा वो चाहेगा मेरा विस्तार हो। और हम लोग अगले चैप्टर पहुंचा जाए, इसका नाम है प्रीमौर्य। प्रीमौर्य क्यों? क्योंकि मौर्य से पहले है। सूत्र काल क्यों? क्योंकि सूत्र साहित्य रचना हुई। इसको महाजनपद काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महाजनपदों का उदय हुआ। अब बहुत आसान है, देखिए जन से जनपद बना। अब चूंकि एक ताकतवर जनपद चाहेगा कि मेरा और विस्तार हो, तो वो आसपास के जनपदों को जीतेगा, बहुत नेचुरल है। तो जनपद से क्या बना? जनपद से इस दौर में क्या बन गए? 16 महाजनपद। मतलब 600 ईसा पूर्व से 322 लिखा है, आप अपने तौर पर समझने के लिए कह लीजिए अगले 300 वर्ष में, 900 वर्ष में क्या हुआ? जन से जनपद की ओर बढ़ गए, खाना बदोश से स्थायित्व की ओर बढ़ गए, पशुपालन से कृषि की ओर बढ़ गए। अब निश्चित तौर पर भूमि के विस्तार की होड़ मचेगी, तो जहां पशुओं की लड़ाई होती थी, अब भूमि की लड़ाई होगी। और ढेर सारे जनपद थे, वो आपस में सिमट करके, मान लीजिए एक ताकतवर जनपद है, उसने आसपास के 5-7 जनपदों को जीता और वो बन गया महाजनपद। तो ऐसे कितने महाजनपद बने? ऐसे 16 महाजनपद बन गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में थोड़े मोड़े नामों परिवर्तन के साथ यही 16 महाजनपद के नाम आते हैं, जो है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक, अब उनसे क्वेश्चंस क्या आते हैं अंदर, उस चैप्टर की बात होगी। हम लोग पहले यहीं पर आ जाए। ऐसे 16 महाजनपद बन गए, जनपदों से महाजनपद। अब इन 16 महाजनपद में आप देखिए, एक हमने मगध का भी नाम दिया। होड़ तो रुकेगी नहीं, जनपद से महाजनपद बना, तो अब इनमें जो सबसे ताकतवर महाजनपद होगा, वो चाहेगा कि हम और विस्तार करें। तो वो महाजनपद कौन था? वो था मगध। मगध की भौगोलिक परिस्थिति, वहां पे हाथियों की बाहुल्यता, लौह अयस्क की प्रचुरता, योग्य शासकों का होना उस दौर वहां पर, इन सब चीजों ने कहीं न कहीं, और खास तौर से उपजाऊ क्षेत्र, सामरिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो नदियों के किनारे पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो इन सब चीजों ने कहीं न कहीं मगध को अन्य महाजनपदों से बीच साबित किया। और सबके ऊपर तो योग्य शासक। तो परिणाम क्या हुआ कि यही मगध क्या हुआ, महाजनपद से क्या बन गया? महाजनपद से हम लोग साम्राज्य की ओर आ गए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। 16 महाजनपद में उसी चैप्टर में मगध साम्राज्य। और एक बात अब यहां क्लियर हो गई कि एंशिएंट हिस्ट्री में यह क्लियर हो गया कि कहां से गवर्न होने वाला है पूरी प्राचीन भारत। और वो सत्ता का केंद्र बना मगध। जैसे हम आज कहें सत्ता का केंद्र दिल्ली, तो वैसे सत्ता का केंद्र मगध में क्या बना? मगध, जिसकी पहली राजधानी राजगिरी, या जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं, और बाद में पाटलिपुत्र, जिसको कि उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो मगध सत्ता का केंद्र बना। अब इसी मगध पर बारी बारी से, चैप्टर का नाम कुछ भी हो, बारी बारी से अलग अलग राजवंश के लोग शासन करेंगे। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई, ऐसा होगा। वैसे ही ये क्लियर हो गया सूत्रकाल तक आते आते कि वो सत्ता का केंद्र कौन है, और वो बना मगध। मगध की राजधानी क्लियर हुई, और यही धीरे धीरे मगध के योग्य राजवंश और मगध की उस राजवंश के योग्य शासकों के नेतृत्व में मगध का विस्तार होगा और विशाल भारत का निर्माण होगा। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहां पे आप देख रहे हैं। अब इस मगध साम्राज्य पर जितने राजवंश हैं, देखिए एक हर्यंक वंश है। अब यहीं पर इस चैप्टर में
हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मगध पर राजवंश, जो पहला राजवंश है वो हर्यंक वंश है, जिसके योग्य शासकों के नेतृत्व में मगध का विस्तार होने वाला है, विशाल साम्राज्य बनने जा रहा है। और पहला राजवंश है हर्यंक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। किस क्षेत्र में? इसी 600 से 322, मतलब 544 बीसी से 422 तक। (422 से 344 तक और 344 से 322 तक। अब यहां पे आपको दो चीज समझना होगा, एक चैप्टर के नाम है और दूसरा मगध पर राज्य करने वाले राजवंश है। अब पहला राजवंश जो नाम आया महाजनपद के बाद जब मगध साम्राज्य की ओर बढ़ रहा है तो वो है हर्यंक वंश। ठीक है, बिंबिसार, क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे योग्य शासक, शिशुनाग में शिशुनाग और कालाशोक, और नंद वंश में महापद्मनंद और घननंद। तो इन योग्य शासकों की वजह से मगध महाजनपद से एक साम्राज्य में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। ठीक, पहले हम इसी दो को आगे लेकर बढ़े। अब इन हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के योग्य शासकों ने और बहुत चीजें यहां बदलेंगी, जैसे सिक्कों का प्रयोग पहली बार यहाँ पे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के आ जाएंगे, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। लेकिन हाँ एक चीज दिशा समझ में आने लगी कि अब क्या होने जा रहा है आगे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाए वो समझ में आ गया, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ केवल पशुपालन देखा, फिर कृषि देखा, अभी सिक्के नहीं थे, यहाँ पे सिक्के भी आ जाएंगे। उसके बाद उद्योग धंधे भी विकसित होंगे, क्योंकि सरप्लस कृषि होगी, प्रोडक्शन जब होगा तो उद्योग धंधे विकसित होंगे। आने वाले समय में व्यापार इंटरनल एक्सटर्नल भी सब बढ़ेगा। तो इस दौर में ये चीज दिखाई पड़ी। अब इसी चैप्टर में जो अंतिम राजवंश आप देख रहे हैं नंद वंश, इस नंद वंश का अंतिम शासक जो घननंद था, इसी को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की और उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। इसका मतलब अगर हम मगध पर शासन करने वाले राजवंश की बात करें तो एक बार एक दृष्टिकोण से देखिएगा, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। चैप्टर का नाम भी वही है। मौर्यों के बाद जो अगला आएगा वो शुंग वंश, भारतीय राजवंश देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। ये यहां तक ये वंश की बात हम कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम तो अपने हिसाब से जो लिखा हुआ हम लोग वैसे चलेंगे। तो फिलहाल मौर्य, इसका मतलब नंद के बाद फिर योग्य शासक हुए। ठीक है, घननंद की हत्या हुई, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अधिकार किया और उस विस्तार की गति को और आगे बढ़ाया। और परिणाम क्या हुआ कि जहां हम लोग यहाँ जीरो पर थे, हमने कहा कि कबीलाई जीवन है, खानाबदोश जीवन है, वो जन यहां से बढ़ते बढ़ते यहां कहां पहुंच गया? टॉप पर पहुंच गया। कहीं कुछ नहीं, घुमक्कड़, खानाबदोश, और कहां पहुंच गए? बिल्कुल टॉप पर। इस वंश का, इस साम्राज्य में जो शासक था अशोक, अशोक तक आते आते एक विशाल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य कि जो आगे पीछे फिर कभी नहीं हुआ। अब इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए आगे भी योग्य शासकों की आवश्यकता थी, जो नहीं हो पाया। और परिणाम क्या हुआ कि इसी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या हुई, उसी के सेनापति, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। चैप्टर का नाम कोई भी हो, चैप्टर का नाम देखिए मौर्योत्तर काल है, लेकिन उस मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो उस मौर्य वंश के बाद अगला जो आया वो आया ये यहां दिखाई पड़ा, देखिए। और हमें ट्रेंड डाउन कर दिया। क्यों डाउन कर दिया? क्योंकि अब हम लोग पीक तक पहुंच चुके थे, अब उससे आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि डाउन हुए। क्यों डाउन हुए? क्योंकि अशोक के बाद अब कोई योग्य शासक मौर्य काल में भी नहीं हुआ और आने वाले राजवंशों में भी 2-3 राजवंश तक नहीं हुआ। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि जो चैप्टर हम लोग मौर्योत्तर काल देख रहे हैं, इस मौर्योत्तर काल देखिए हमें फिर दो चीजें बट गया। एक तो मगध पर शासन करने वाले शुंग वंश, कर्ण वंश, और दक्षिण से आई एक शक्तिवाद में सातवाहन वंश। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर पड़ गए, इसका प्रभाव पड़ा। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण हो गए। देखिए, विदेशी आक्रमण एक बार पहले भी यहां हो चुका है। ये पहली बार विदेशी आक्रमण इस चैप्टर में है। कौन है? ईरानी और यूनानी। ईरानी में साइरस, दारा प्रथम वगैरह, और यूनानी में सिकंदर। ये पहले इस चैप्टर में आक्रमण हो चुका है। अब दोबारा फिर विदेशी आक्रमण हो रहा है। कब? मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल में। तो कभी भी हम कहें यूनानी, शक, पहलो कुषाण, वो कब आ रहे हैं? मौर्योत्तर काल में आ रहा है। अब बहुत साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि वहां पे क्या हुआ था। मौर्यों के बाद कमजोर राजनीतिक स्थिति, मगध पर शासन करने वाले कमजोर राजवंश, जिसका फायदा उठा करके यूनानी, उनके बाद शक। यही क्रम है, ये क्रम तक पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, यूपीएससी में ही पूछा हुआ है। तो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये पहलव है, ध्यान रखना है, पल्लव अलग है, ये विदेशी है, पल्लव भारतीय राजवंश है। तो ये चार आए। इसका मतलब
कि मौर्य साम्राज्य के पश्चात जो चैप्टर मौर्योत्तर काल है उसमें दो तरह की विशेषताएं आपको एक साथ दिखाई पड़ रही है। क्या? एक तरफ मगध और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में भारतीय राजवंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, लेकिन चूंकि कमजोरी है, कमजोर माहौल है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उसी समय में विदेशियों के अटैक, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये पूरे इस मौर्योत्तर काल की विशेषता है। मतलब दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। निश्चित तौर पर इनके आपस में युद्ध भी होंगे, मित्रता भी होगी, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, व्यापारिक आदान प्रदान भी होगा, जुड़ेंगे तो युद्ध भी होंगे, सब कुछ होगा इस दौर में। तो इसका मतलब है कि दोनों विशेषताएं साथ साथ चलेंगी। एक तरफ पश्चिमोत्तर और इवन कुछ हद तक मध्य भारत तक भी विदेशी राजवंश, और उधर मगध और उसके आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों में भारतीय राजवंश। हाँ, ये जरूर है कि ये विदेशी जो आए यहां पर केंद्रीय शक्ति को हटा नहीं पाए। मगध पर अभी भी शासक हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, आने वाले समय में गुप्त वंश, कहीं वो दिक्कत नहीं आई। यही वजह है कि जब मेडवल शुरू होता है तो आप वहां देखेंगे कि फिर एक बार विदेशी आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर सुबुद्दीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और फाइनली मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक, लेकिन वहां मेडवल हिस्ट्री शुरू मान लिया गया। क्यों? यहां नहीं माना गया, इसलिए कि वहां पे केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया, केंद्र में नई शक्ति मुस्लिम शासकों के रूप में आ गई। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में अब बड़े बदलाव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। विदेशी आए जरूर, लेकिन केंद्रीय शक्ति को रिप्लेस नहीं कर पाए, और कुछ वर्षों तक या कुछ 100 वर्षों तक यहां रहेंगे और बाद में फिर हटाए जाएंगे। फिर समय बदलेगा और बदला, और क्या हुआ, यहीं के बाद फिर ट्रेंड ऊपर गया और यहां फिर ऊपर हम चलेंगे। गुप्तों के नेतृत्व में फिर एक बार नया दौर शुरू हुआ, विदेशी शासकों को बाहर किया गया। और श्रीगुप्त ने हालांकि इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश की, बाद में घटोत्कच भी आया, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ऐसे योग्य शासक हुए। और परिणाम ये हुआ कि हम उतना बड़ा तो नहीं कहेंगे, उतना केंद्रीकृत भी नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी कह सकते हैं उस जैसा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो गया गुप्त काल तक आते आते। लेकिन जैसा आप पीछे देखे हैं, और यही शाश्वत है, अप्स एंड डाउन्स, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक में हो, चाहे देश स्तर पे हो, चाहे एक युग स्तर पर हो, ये ऊपर नीचे होना ही होना है। समय हमेशा ऊपर नीचे होता है। ठीक, आज के दौर में भी देखिए, कभी कोई विश्व की शक्ति है, आने वाले समय में कोई और शक्ति बनने वाली है। बहुत कुछ ही दशकों बाद होता भारत एक महाशक्ति के रूप में आपको दिखाई पड़े। जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होना ही होना है। कोई लगातार एक साथ एक जगह बना रहे ऐसा नहीं है, हमेशा कोई शीर्ष बना रहे ऐसा नहीं है। तो फिर वो बदलाव यहां पे दिखाई पड़ा, और गुप्त नेतृत्व में एक बार फिर विशाल साम्राज्य, विदेशियों को हराना, बाहर करना, फिर विस्तार हुआ। लेकिन कब तक? जब तक गुप्त काल में भी योग्य शासक थे। एक दौर वहां पर भी आएगा। तो कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे कह सकते हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर हुणों का आक्रमण शुरू हो जाना, सामंतवादी चीजों का फिर आगे बढ़ना सॉरी, इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं गुप्तों का पतन हुआ। और जब इस बार पतन हुआ तो लगा कि मामला फिर वही पुराने जैसा गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण होंगे। डाउन हो रहा था, लेकिन एक शासक आ गया जिसका नाम था हर्षवर्धन। मतलब गुप्तों के पतन के बाद भारत में एक बार बिखराव की स्थिति शुरू हुई, कुछ क्षेत्रीय शक्तियां उभरने भी लगी थी, लेकिन उसी में एक राजवंश आया पुष्यभूति वंश का, वो था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का लड़का है, राजवर्धन इसके बड़े भाई हैं। तो हर्ष ने कहीं ना कहीं उस दौर में इन स्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि एक बदलाव जरूर हुआ, जो अभी तक सत्ता का केंद्र मगध हुआ करता था, वो अब सत्ता का केंद्र कन्नौज बन गया। और हम लोग मेडवल हिस्ट्री में शुरू में ही पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी कन्नौज पर अधिकार को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल और दक्षिण से एक शक्ति राष्ट्रकूट शामिल होते हैं। खैर, वो मेडवल की बात आ जाएगी। फिलहाल सत्ता केंद्र हर्ष बनता है, और हर्ष कन्नौज बनता है, और हर्ष कहीं ना कहीं उस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने का प्रयास करता है, और काफी हद तक हर्षवर्धन सफल भी रहता है। 606 से 647 तक उसका शासन है। दक्षिण में उसकी एक हार है पुलकेशिन द्वितीय से, जिसका उल्लेख एहोल अभिलेख में है, रवि कीर्ति का जो अभिलेख है। अदरवाइज उत्तर भारत में उसकी कोई हार दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो ही हर्ष की मृत्यु हुई, तो जो एक बिगड़ती स्थिति को उसने संभाल लिया था, अब उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं हुआ, और यहीं से ट्रेंड हो गया डाउन। और इस डाउन ट्रेंड का परिणाम क्या हुआ कि भारत अनेक छोटे छोटे राजवंशों में बट गया। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चंदेल, सेन, ऐसे ढेर सारे राजवंश बन गए। अब छोटे छोटे में टूटना मतलब विकेंद्रित होना, अर्थात ताकत में कमजोर पड़ना।
और इसी का लाभ एक बार फिर विदेशी आक्रमणकारी ने उठाया, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे। एक किसी के हारने पर दूसरा खुश होता था, और उसी का परिणाम यह हुआ कि अब इस बार जो बिखरे, कमजोर पड़े, इसमें कोई अयोग्य नहीं था, किसी की वीरता पे कोई शक नहीं था, न तो पृथ्वीराज चौहान के, न तो जयचंद के। लेकिन चूंकि ये बटे हुए थे, पृथ्वीराज चौहान तराइन में हार रहा है तो जयचंद खुश हो रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि 2 साल बाद इसकी भी वही दुर्गति होनी है 1194 में। तो ऐसी स्थिति में ये बिखराव, ये विकेंद्रीकरण और आपस में एक संघर्ष, आपस में ईर्ष्या, आपस में युद्ध, इसने भारत के लिए एक रास्ता खोल दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए, जो करीब करीब 8वीं शताब्दी कह सकते हैं आप, या 7वीं शताब्दी कह सकते हैं के आसपास में उनका उदय हुआ था अरब कंट्रीज में, अरब क्षेत्र में, मक्का और मदीना क्षेत्र में। अब उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया, और उस विस्तार की जद में कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र भी आ गया। भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इन आक्रमणों को झेल पाती, और परिणाम यह हुआ कि हमारी जो एकता में कमी थी, हमारा जो बिखराव था, उनको सफल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया। और स्थिति यह बनी कि आने वाले समय में भारत पर मुस्लिम शासकों का एक लंबे समय तक केंद्रीय शक्ति पर, केंद्रीय राज्य शक्ति के रूप में कब्जा हुआ। इसीलिए इतिहासकार ने वहां से मेडोनिस्ट्री को शुरू मान लिया, एक ट्रांजिशन फेज, जब तक ये युद्ध हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल साम्राज्य। तो ये पॉलिटिकली यहां तक उठापटक जो हुआ वो आप जान गए। क्यों यहां से अलग हो गया मेडवल? क्योंकि फिर विदेशी आक्रमण, फिर हम बार बार बोल रहे हैं, इस बार के विदेशी आक्रमण और इस विदेशी आक्रमण में अंतर है। ये आए गए, ये भी आए गए, मगध को रिप्लेस नहीं कर पाए, भारतीय शक्तियों को रिप्लेस नहीं कर पाए, लेकिन अब जो आएंगे वो गए वाले नहीं थे, कुछ समय तक रहे और केंद्र में भारतीय शक्ति विद्यमान थी। ऐसा नहीं हुआ, केंद्र में नई शक्ति, सत्ता का केंद्र बना दिल्ली। एक समय आगरा भी राजधानी रही, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपना मुख्यालय बनाया, लेकिन फिलहाल दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के समय से तो दिल्ली सत्ता का केंद्र बनी। और शासक करने वाले कौन थे? मुस्लिम शासक, क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में भारतीय शासक रह गए, जिनको भी बारी बारी से उन लोगों ने जीता, अपने अधीन किया। और जब वो कमजोर पड़े तो फिर किसी और को मौका मिला, जिसको हम लोग अंग्रेजों को कहेंगे, और आधुनिक भारत शुरू होता है। ये एक राजनीतिक घटनाक्रम होगा। आर्थिक में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जो एक हद तक जाने के बाद फिर आवश्यकता नहीं उतना तक समझने की कि हाँ भाई, पहले केवल पशुपालन आ रहा होगा, फिर कृषि आया होगा, फिर उद्योग धंधे विकसित होंगे, सिक्कों का प्रयोग नहीं होगा तो सिक्के शुरू हो गए। अब आया है, हम लोग देखा जाए सामाजिक जीवन, ठीक है। सामाजिक जीवन में आ जाए आप, इसमें देखें कि इस दौर में पहले तो उन्होंने समाज को बांटा कैसे? इस समय समाज का इन्होंने जो पहला विभाजन किया वो वर्ण के आधार पर किया। वर्ण अर्थात रंग, आर्य और अनार्य, ये भी समझना है, आर्य और अनार्य। लेकिन दूसरा विभाजन इसी दौर में उन्होंने किया, कैसे? वो है व्यवसाय के आधार पर, और इसी आधार पर वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। थोड़ा जगह कम है, फिर भी समझ जाएंगे आप कि ऋग्वैदिक काल के समाज का पहले तो सभी एक समान थे, कोई विभाजन नहीं था। लेकिन लोगों को लगा उस समय कि हमारे बीच पे 2 तरह के लोग हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ श्याम वर्ण के हैं, उनकी कुछ सांस्कृतिक अपनी विशेषताएं, इनकी कुछ अपनी विशेषता है। तो समाज का पहला विभाजन इन्होंने किया वर्ण अर्थात रंग के आधार पर। लेकिन बहुत जल्दी समाज का इन्होंने दूसरा विभाजन किया, वो था व्यवसाय के आधार पर, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा, कार्य व्यवसाय करेगा, उसको उस वर्ण का कहा जाएगा। यही व्यवस्था थी, जो बहुत उत्तम उन्नत व्यवस्था थी, जिसको बाद में धीरे धीरे बिगड़ गया या बिगाड़ दिया गया। तो क्या हुआ कि कर्म आधारित, पहले तो वर्ण, लेकिन कर्म आधारित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, चारों वर्ण का पहली बार उल्लेख कहां हुआ है, हम पीछे क्वेश्चन सीरीज में लगवाए हैं, आप कमेंट में लिखेंगे। तो चारों वर्ण का यहां पे आना हो चुका था इस दौर के अंतिम फेज तक। लेकिन बस दिमाग में क्या रखना है आपको? दिमाग में रखना है उसका आधार क्या था? उसका आधार था कर्म या व्यवसाय। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आए तो इनका आधार क्या हो गया? जन्म। अब यहां से डेप्थ में समझने वाली चीज है, जिसको कंक्लूजन करते हैं, समझ में आ गया कैसे। हम आपसे कहें कि ऋग्वैदिक काल में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई वर्ण का हो सकता था, सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि किसी के वर्ण
का निर्धारण किस आधार पर होता था? उसके व्यवसाय या कर्म के आधार पर होता था। अगर वो व्यवसाय बदल देगा अपने जीवन में, आज पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण है, 10 साल बाद वो युद्ध करने लगा तो क्षत्रिय। और एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते थे, पिता कुछ और कर रहा है, माता कुछ और कर रही है, लड़का कुछ और कर रहा है, सब अलग अलग वर्ण के हैं। जैसा कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है ना, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा की चक्की चलाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में कर्म आधारित समाज, कर्म आधारित वर्ण उसी आधार पर तय होना था। एक ही व्यक्ति कई वर्ण का हो सकता था अपने जीवन काल में, एक परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते थे। लेकिन जैसे हम यहां पे आए उत्तर वैदिक काल में, जब आधार जन्म हो गया, अब तो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कई वर्ण का नहीं हो सकता, जहां पैदा होगा उसी वर्ण का होगा, जैसी आज व्यवस्था है। या एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि पिता जो होगा वही उसका बेटा भी होगा, वही उसकी बेटी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में वह व्यवस्था बदल गई। यहां आएंगे तो धीरे धीरे इन्हीं वर्णों में कहीं ना कहीं एक खान पान के नियम कठोर बनेंगे, जाति के नियम कठोर बनेंगे, जो उनका कर्म है उसको वंशानुगत होने लगेगा और धीरे धीरे वो जाति की ओर तब्दील होने लगेगा। फिर एक जाति में से कई छोटी छोटी जातियां और बनेंगी जो हायरार्की के आधार पर बटी हुई होंगी। हालांकि यहां तक अभी छुआछूत अनटचेबिलिटी नहीं थी, जो यहां आकर के फिर दिखाई पड़ने लगी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, खराब थोड़ी सी हुई और खराब हुई, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और खराब होती चली जाएगी। तो ये समाज में एक बदलाव दिखाई पड़ा। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो जब ऋग्वैदिक काल में थे तो ये लोग बहुदेववादी थे, मतलब कई देवताओं की पूजा करते थे। और उसमें करते क्या थे? यज्ञ और बलि करते थे। और उनकी सोच क्या थी? वो थी भौतिक, मतलब मेटलिस्टिक। मतलब 3 बातें बताया ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल जिन प्राकृतिक शक्तियों से डरे या प्रभावित हुए उनको अपना भगवान मान लिया। ढेर सारे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सूर्य हो गए, वरुण हो गए, इसे भगवान मान लिया। तो बहुदेववाद, ढेर सारे देवता हो गए। विधि क्या थी? यज्ञ करते थे और पशु बलि देते थे। और उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी? वो भौतिकवादी थे। कुछ पाने के लिए, भगवान हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमारे पशु सुरक्षित रहें, हम युद्ध में जीत जाएं, कुछ ऐसी सोच थी। लेकिन जैसे आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आने लगा कि एक कह सकते हैं जिसको अपनी भाषा में कहा मेच्योरिटी, ये ढेर सारे देव नहीं है, कोई एक ही शक्ति है। तो कहीं ना कहीं क्या हम कहेंगे, यहां पे पहुंचे तो एक देव की ओर बढ़ गए। जो यहां पे यज्ञ बलि करते थे तो यज्ञ बलि की निंदा करने लगे वो, और आध्यात्मिक हो गए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पहले यज्ञ और बलि और बढ़ा और कर्मकांड बढ़ा, यज्ञ को और जटिल बना दिया, बहुत क्लिष्ट कर दिया, बहुत खर्चीला कर दिया। और इन्हीं से जुड़ा हुआ है क्या हुआ कि जब ये सब चीज होने लगा तो इसके खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो हम लोग अगले चैप्टर में देख रहे हैं कि धार्मिक क्रांति हो गई। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ में जटिलताएं थी। अगर धार्मिक काल की बात करें, अगर धार्मिक क्रांति के पीछे, तो यज्ञ में जो जटिलताएं थी, जो खर्चीला था, उन सब के विरोध में, और आर्थिक कारण में देखेंगे तो दूसरे भी कारण शामिल उसमें है, राजनीतिक कारण देखें तो और भी कारण शामिल है। लेकिन यहां पे देखें तो एक देव की ओर बढ़े, यज्ञ और पशु बलि की निंदा करने लगे वो। अब क्यों? ऐसा लिखा हुआ है आपके मुंडक उपनिषद में कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है। जिस प्रकार एक टूटी हुई नौका से किसी नदी को पार नहीं कर सकते, वैसे यज्ञ करके मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका मतलब यज्ञ की वो महत्ता अब नहीं थी जो ऋग्वैदिक काल में हुआ करते थे। तो उसकी एक फेज के बाद उत्तर वैदिक काल में 200-300 वर्षों के बाद उसकी निंदा शुरू हुई, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई, और 2 नए धार्मिक विचार भी आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर आने वाले समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुछ समय तक बहुत से शासकों ने, चाहे तो ये जैन और बौद्ध धर्म को या फिर इन्हीं में से ब्राह्मण धर्म को, ये भी एक चलता रहा आपस में, उसको अपनाया। कभी कभी आपस में जटिलता भी आई, टकराहट भी हुआ, और यही प्रवृत्ति धार्मिक जीवन में होता रहा। तो ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का एक क्रम बना। अब दक्षिण में भी कुछ राजवंश थे जो आपके सामने यहां पे हैं। तो दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में पहले तो संगम युग आया। संगम युग इसलिए कहा गया क्योंकि संगम साहित्य से उस दौर के बारे में जानकारी मिली, और उस संगम युग से या संगम वंश से कह सकते हैं चोल, चेर और पांड्य 3 राज्यों की जानकारी मिलती है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कौन से संगम राज्य नहीं है, तो चोल, चेर और पांड्य है, उसके बाद कुछ भी आ जाए तो संगम राज्य नहीं है।
तो संगम वंश में चोर, चेर और पांड्य है। जब इनका अंत होता है तो उसी साउथ बेल्ट में ऊपरी हिस्से में चालुक्य और निचले हिस्से में पल्लव। देखिए पल्लव है और ये पहलव है, ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण का एक राजवंश है पल्लव, जिनको कांची के पल्लव कहते हैं। ये जो चालुक्य हैं इनको वातापी या बादामी के चालुक्य कहते हैं। एक्चुअली में चालुक्य बहुत है, तो इसलिए उनको राजधानी के नाम पर भी बोल दिया जाता है, जिसे वातापी या बादामी बोलते हैं। बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, अनहिलवाड़ के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, तो ऐसे कई चालुक्य हैं। तो एंशिएंट में तो यही है। अभी जब मिडल में जाएंगे तो और नाम आएंगे आपको। तो वो वातापी या बादामी के चालुक्य हैं ऊपरी हिस्से में साउथ के, और जो साउथ का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, जो तमिलनाडु केरल वाला बेल्ट है, उसमें पल्लव आपके आ जाएंगे। यही पूरा का पूरा सिलेबस है। बाद में यही जब चालुक्य का अंत होगा तो उसी बेल्ट में राष्ट्रकूट आएंगे और पल्लवों के जगह फिर चोल आएंगे। चोल जिसकी स्थापना विजयालय करेगा, वो मिडल हिस्ट्री वाला चोल है, जिसमें राजराज और राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों का नाम आएगा, और ये चोल दूसरे चोल है यहां पे। तो यही पूरी पूरी हिस्ट्री है सिंधु सभ्यता से लेकर के और पूरा गुप्त गुप्तोत्तर काल तक। अब अगर हम मेडवल में जाएंगे, यही बात होगी कि हर्ष के बाद क्या हुआ, एक बिखराव, एक विकेंद्रीकरण, मुस्लिम आक्रमण का शुरू होना और भारत के केंद्रीय शक्ति के रूप में यहां पे स्थापित हो जाना, एक बड़ा बदलाव और मेडवल हिस्ट्री प्रारंभ। मेडवल हिस्ट्री में अंतिम शासक जैसे यहां हर्ष है, वहां महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फिर अयोग शासकों का होना, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत होना और एक नई शक्ति का आना अंग्रेजों के रूप में मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न ये तो कभी अगले बार हम मिडल भी ऐसे बता देंगे। ये एक है, इसको हम चाहेंगे कि आप एक बार दो बार सुने और इस चार्ट को साफ सुथरा अपने कॉपी में एक बार बना करके कहीं लगा लें। 3-4 बार देखने के बाद कभी भी कहीं की कोई बातचीत हो रही हो तो आपको कम से कम दिमाग में तुरंत आ जाए कि किस जगह किस समय विशेष की बातचीत हो रही है। कम से कम क्या 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है, ठीक है, ये ऐसा समय में आना चाहिए आपको। तो ये मोटी मोटी बात आपके सामने आ गई। हमें लगता है कि काफी कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अभी किसी फैक्ट की कोई बात नहीं है, अभी आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस एक दूसरे से कनेक्ट करके उसका एक कॉन्सेप्ट जो खास तौर से यहां बहुत जरूरी है, ताकि जो डेप्थ वाले क्वेश्चन वो क्लियर हो। अब इस चैप्टर के अंदर जो जो पढ़ना होता है फिर वो दूसरी विषय वस्तु होगी। तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और निश्चित रूप से अच्छा लगे और समझ में आए तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।